हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, राइट है ना। तो चलिए हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं साइंस की, जिसमें हम अपनी बायोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं। तो कल हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर था, साइंस का फर्स्ट लेक्चर था, और ये हमारा रहेगा सेकंड लेक्चर, राइट। तो आप लोग इसी तरीके से बने रहिएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे, कल हमने स्टडी किया था, वो था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, है ना, जिसमें हमने लिविंग थिंग्स को देखा था, जिसमें हमने लिविंग थिंग्स कौन सी रहती हैं, उनके कैरेक्टर्स के बारे में देखा था कि कैसे हम लिविंग थिंग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर हैं लिविंग थिंग्स के, राइट। उसके बाद हमने देखा था, वो था हमारा सेल, राइट। उसके बाद हमने देखा था सेल, राइट। सेल को किसने डिस्कवर किया था, एंड कौन कौन से टाइप के सेल रहते हैं, यूकारियोटिक एंड प्रोकारियोटिक, राइट। तो ये हमने कल स्टडी किया था, और आज हम स्टडी करेंगे, वो करेंगे हम सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में। सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, है ना, सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में विद स्ट्रक्चर वी विल डिस्कस अबाउट सेल ऑर्गेनेल्स, राइट। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स, राइट। आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा अबाउट द सेल ऑर्गेनेल्स, राइट। तो सेल का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, जनरली स्ट्रक्चर होता है सेल का इस तरीके से। ये है सेल का स्ट्रक्चर, है ना। ये होता है सेल मेम्ब्रेन, जो आउटर कवर रहता है, जो आउटर साइड से सेल की जो कवर रहती है उससे क्या बोलते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, इसको हम बोल देते हैं सेल मेम्ब्रेन, राइट। और ये एनिमल सेल में होती है, प्लांट की सबसे आउटर मोस्ट कवर रहता है, जबकि प्लांट सेल में एक और आउटर मेम्ब्रेन रहती है जिसको हम क्या बोल देते हैं, सेल वॉल, प्लांट सेल में, राइट। ये डिफरेंस होता है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में, कि जो प्लांट सेल रहते हैं उनमें सेल वॉल होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, जबकि हम एनिमल सेल में देखते हैं तो सेल वॉल नहीं होती है, राइट। सेल वॉल, तो सेल वॉल होती है ओनली प्लांट सेल में, प्लांट सेल में, राइट। प्लांट सेल में होती है सेल वॉल, और सेल मेम्ब्रेन होती है जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवर, है ना। तो प्लांट सेल में सबसे आउटर मोस्ट जो कवर रहता है वो रहता है सेल वॉल, जबकि एनिमल सेल में होता है सेल मेम्ब्रेन, राइट। तो इस तरीके से होता है हमारा जो सेल है, सेल का आउटर स्ट्रक्चर, है ना, राइट। और ये जो सेंट्रल पार्ट रहता है, सेंटर में डबल मेम्ब्रेन बाउंड पार्ट रहता है, डार्क पार्ट, इसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, राइट। जो ये वाला स्ट्रक्चर रहता है, सेंटर में राउंडेड पार्ट रहता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियस, राइट। और इसमें जो एक फ्लूइड भरा रहता है बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन, इसको हम क्या बोल देते हैं, ये लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, साइटोप्लाज्म, राइट। इसको हम क्या बोल देते हैं, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और ये न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है इसी तरीके से, उसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट। उसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट। तो न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म में डिफरेंस होता है कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, जबकि जो साइटोप्लाज्म रहता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर, एंड जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है, राइट। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। और जो साइटोप्लाज्म रहता है, जो फ्लूइड रहता है, इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, क्योंकि ये एक लिक्विड पार्ट है, जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं जो कि इसमें फ्लोट करते रहते हैं। इस तरीके से बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं जो कि फ्लोट करते रहते हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, विद स्ट्रक्चर, है ना, विद स्ट्रक्चर वी विल डिस्कस अबाउट
सेल ऑर्गेनल्स, है ना। और ये सेल ऑर्गेनल्स हैं वेल तरीके से ऑर्गेनाइज सिर्फ यूकारियोटिक सेल में होते हैं, राइट। हमने ये कल देखा था कि जो यूकारियोटिक सेल है उसी में तो सेल जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है, न्यूक्लियस एक वेल तरीके से ऑर्गेनाइज रहता है, और यूकारियोटिक सेल में ही जो सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड रहते हैं, जबकि जो प्रोकारियोटिक सेल रहती है उसमें सेल ऑर्गेनल्स वेल तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, राइट। तो ये हम डिस्कस करेंगे, जो सेल ऑर्गेनल्स रहेंगे ये हमारी यूकारियोटिक सेल्स के रहेंगे, राइट। तो चलिए एक एक करके हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में स्टडी करते हैं, राइट। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, है ना। और डायग्राम आप लोग बनाते चलिए, क्योंकि आपको बायोलॉजी डायग्राम से ही समझ में आएगी, बायोलॉजी आपको डायग्राम से ही समझ में आएगी। तो साथ साथ में आप लोग डायग्राम भी बनाते चलिएगा, है ना। और हम देखते हैं एक एक करके सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे वो है हमारा प्लास्टिड। सबसे पहले हम देखेंगे प्लास्टिड, राइट। वो सबसे पहले सेल ऑर्गेनल हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा प्लास्टिड, राइट। तो प्लास्टिड सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये ओनली प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, ये ओनली प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, प्लांट सेल में, ये एनिमल सेल में नहीं पाए जाते, ओनली प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं, राइट। और प्लास्टिड 3 टाइप्स के होते हैं, प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, राइट। तो आप लोग डायग्राम भी बनाते चलिएगा साथ साथ में। फर्स्ट होता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट, फर्स्ट है हमारा ल्यूकोप्लास्ट, देन है क्रोमोप्लास्ट, देन थर्ड है हमारा क्लोरोप्लास्ट, राइट। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, राइट। तो ये होते हैं प्लास्टिड के 3 टाइप्स, राइट। ये होते हैं 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, राइट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ओनली क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है वो प्लांट में सबसे ज्यादा इसका मेन रोल रहता है, इसका क्लोरोप्लास्ट का, है ना। तो हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे और क्लोरोप्लास्ट का ही हम इसमें स्ट्रक्चर बनाएंगे, राइट। क्लोरोप्लास्ट का ही स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो चलिए क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम स्ट्रक्चर बनाते हैं क्लोरोप्लास्ट का, राइट। क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट इज द टाइप ऑफ प्लास्टिड, राइट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो क्लोरोप्लास्ट का हम स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कुछ हम देखेंगे तो इस तरीके से रहेगा। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। क्लोरोप्लास्ट इज द डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। इसमें 2 मेम्ब्रेन्स रहती हैं, डबल मेम्ब्रेन्स रहती हैं, राइट। इसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, एंड अंदर की साइड होती है उसे बोलते हैं हम इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, राइट। एंड इसके अंदर इस सिक्के होते हैं ना, कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर। इस तरीके से देखेंगे तो जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है ये वाला, इसको हम क्या बोल देते हैं? थैलेकॉइड, थैलेकॉइड, राइट। और जब वेरियस थैलेकॉइड एक साथ मिल जाती हैं, एक के ऊपर एक जब अरेंज हो जाती हैं, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं? ग्रेना, राइट। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं? ग्रेना, है ना। इस तरीके से ये हो जाता है हमारा ग्रेना। तो नंबर ऑफ ग्रेना रहते हैं जो हमारा क्लोरोप्लास्ट रहता है, और एक ग्रेना आपस में इस तरीके से एक जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड रहते हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड रहते हैं, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? लेमेला,
लेमेला, राइट, इसको हम बोल लेते हैं लेमेला। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम कोई चीज़ स्ट्रक्चर के थ्रू पढ़ते हैं तो हमें वो लंबे टाइम तक याद रहती है, लेमेला, राइट। एंड इसके अंदर जहाँ पर जो जिसमें थैलेकॉइड एंड जो ग्रेना है वो फ्लूइड करते रहते हैं, तो इसमें एक फ्लूइड पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम क्या बोल लेते हैं, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा, राइट। तो ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। और क्लोरोप्लास्ट का जो फंक्शन रहता है वो फोटोसिंथेसिस रहता है। फंक्शन क्या है क्लोरोप्लास्ट का, वो है फंक्शन फोटोसिंथेसिस, राइट, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, राइट। जो प्लांट्स रहते हैं अपना फूड बनाते हैं, है ना, सनलाइट के प्रेजेंस में एंड वाटर की प्रेजेंस में, सॉइल की प्रेजेंस में, न्यूट्रिएंट्स की प्रेजेंट में। तो उस जो प्रोसेस रहती है जिसके थ्रू प्लांट अपना भोजन बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं और एनर्जी लेते हैं, उसको बोल लेते हैं हम फोटोसिंथेसिस, राइट। तो ये होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट का वर्क। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल स्ट्रक्चर है, राइट। ये हमने देखा कि दो मेम्ब्रेन से बना हुआ है ना, दो मेम्ब्रेन से बना हुआ है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, राइट। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, इस चीज आप ध्यान रखिएगा, राइट। और क्लोरोप्लास्ट का अपना खुद का डीएनए होता है, इसका अपना खुद का डीएनए होता है, इसका अपने पास अपना डीएनए होता है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल भी बोलते हैं। इसको इसलिए सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल बोलते हैं क्योंकि इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, राइट। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप क्लोरोप्लास्ट के बारे में याद रख सकते हैं, राइट। तो इस डायग्राम को आप नोट कर लीजिएगा, राइट, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल को हम स्टडी करते हैं, तो वो है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो हमारा सेल है, सेल में न्यूक्लियस होता है, सेल है, एनिमल सेल और प्लांट सेल है, सारी सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, हमने देखा है ना, इस तरीके से सेल रहती है, सेल है, ये काफी बड़ी सेल बनाई है जिससे कि डायग्राम क्लियर समझ में आ, राइट। ये सेल रहती है, सेल का अपना एक न्यूक्लियस होता है, राइट, सेल का न्यूक्लियस होता है और जो न्यूक्लियस रहता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, राइट, जो न्यूक्लियस है। इसी न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ, इस न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ इस तरीके से सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, ये इस तरीके से हम देखेंगे, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है ना, ये कई जगह रहते हैं। तो उसको हम क्या बोल लेते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको हम क्या बोल लेते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। इस तरीके से सेक लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, है ना। तो इसको हम क्या बोल लेते हैं, एंडोप्लाज्मिक, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ जो पार्ट रहता है, न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ जो पार्ट रहता है ना, और ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, राइट, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और ये सेक लाइक स्ट्रक्चर जो बनाता है ना, ये वाला। और इसके बाहर क्या होते हैं, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसकी जो मेम्ब्रेन है उसके बाहर क्या होते हैं, राइबोसोम्स रहते हैं, राइबोसोम्स रहते हैं। तो इसलिए इसकी क्या है, जो इसकी सरफेस है वो रफ हो जाती है। तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
जिसकी मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स रहते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। और जिस पर कोई राइबोसोम्स नहीं होता है उसे हम बोल लेते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट, endoplasmic reticulum, right। तो there are two types of endoplasmic reticulum, one is rough endoplasmic reticulum and another is smooth endoplasmic reticulum, right। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये रफ सरफेस इसलिए होती है क्योंकि इस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर रहता है इस तरीके का रहता है, राइट। एंड जो पाए जाते हैं ये ऑल यूकारियोटिक सेल्स में होते हैं, है ना, ये ऑल यूकारियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। यूकारियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, है ना, वो प्लांट सेल है या फिर एनिमल सेल। और इसका फंक्शन होता है कि जो भी मटेरियल रहता है, जो भी मटेरियल है वो न्यूक्लियस से जो इसका साइटोप्लाज्म है उस तक पहुंचाना। मतलब कि ये है कि इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मैटर या फिर मटेरियल, है ना, या बोल सकते हैं हम प्रोटीन्स वगैरह, उसको क्या है, ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह, है ना। जो प्रोटीन्स यहाँ बनती है न्यूक्लियस में, इसको साइटोप्लाज्म में ले आता है और जो सेल है सेल के अदर पार्ट्स में ये लेके जाता है। तो ये इसका हो जाता है फंक्शन, राइट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोटीन और फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन, ट्रांसपोर्टेशन एंड फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, राइट, फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, ट्रांसपोर्टेशन एंड फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन इसका वर्क है, फंक्शन है, राइट। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। मेन थिंग्स इसमें ये है कि कौन सा जो सेल ऑर्गेनल है उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उसका फंक्शन कैसा है एंड वो कौन सी सेल्स में पाया जाता है। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, ये तीन चीजें आपको याद करनी है इसके डायग्राम के साथ में, राइट। तो ये हुआ हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट, ये हुआ हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेल ऑर्गेनल ऑफ यूकारियोटिक सेल, राइट। ये प्रोकारियोटिक सेल्स में नहीं होती है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकारियोटिक सेल में जनरली देखने को नहीं मिलती है, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया और इसका सिंगुलर फॉर्म है उसको हम बोल देते हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रियन। और ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया ये प्लूरल वर्ड है, राइट। तो जो सेल ऑर्गेनल रहता है माइटोकॉन्ड्रिया उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये हम देखेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका स्ट्रक्चर है एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। इस तरीके से आउटर मेम्ब्रेन रहती है वो स्मूथ रहती है, उसमें कोई इनफोल्डिंग्स नहीं होती हैं। जबकि जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी इनर मेम्ब्रेन रहती है उसमें फोल्डिंग्स देखने को मिलती हैं, नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सिस्टर्नी, जिनको हम क्या बोल लेते हैं, जो फोल्डिंग्स रहती हैं इनको हम बोल लेते हैं सिस्टे, राइट। तो इस तरीके से होता है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, राइट। ये है आउटर मेम्ब्रेन एंड ये है इनर मेम्ब्रेन, जिसमें फोल्डिंग रहती है वो है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। और ये जो फोल्डिंग्स रहती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं, इनको हम क्या बोल लेते हैं, क्रिस्टे, राइट। इनको हम बोल लेते हैं क्या,
क्रिस्टी। और इसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है, मैट्रिक्स भरा रहता है ना, जिसको हम क्या बोल देते हैं, मैट्रिक्स। जो फ्लूइड भरा रहता है उसको हम क्या बोल देते हैं, मैट्रिक्स, राइट, मैट्रिक्स बोलते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो फ्लूइड भरा रहता है उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, राइट। और इसका अपना खुद का डीएनए होता है, इसका अपना खुद का डीएनए होता है, राइट। ये चीज ध्यान रखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है, इसलिए इसको भी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहा जाता है। और ये ऑल यूकारियोटिक सेल्स में देखने को मिलता है, ऑल यूकारियोटिक सेल्स, राइट। और इसका फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो है एनर्जी प्रोडक्शन। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, राइट, पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर एंड ये है इसका फंक्शन, राइट। तो ये हुआ हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इसको और अपना इसका खुद का अपने राइबोसोम्स रहते हैं, इसके अंदर राइबोसोम्स भी होते हैं, डीएनए होता है, राइट। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी प्रोडक्शन में मतलब हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसके पास अपना राइबोसोम्स भी रहते हैं और डीएनए भी होता है, जिससे कि जो प्रोसेस है एनर्जी प्रोडक्शन की वो कंप्लीट हो पाती है, राइट। इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल बोलते हो। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, राइट, 2 मेम्ब्रेन है इसमें, इसलिए इसको डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, राइट। तो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। ये स्ट्रक्चर है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का, है ना। और ऑल यूकारियोटिक सेल्स में ये देखने को मिलता है। इसका फंक्शन है एनर्जी प्रोडक्शन, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, राइट। तो इसका आप डायग्राम नोट कर लीजिएगा, राइट। देन अब हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल को स्टडी करते हैं, राइट। देन हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है वो है हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जिसे हम गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं एंड गोल्जी अपैरेटस भी बोलते हैं, राइट। तो इसके कई नाम हैं, गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपैरेटस, राइट। तो चलिए, तो गोल्जी बॉडी सबसे पहले अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, किसका, गोल्जी बॉडी। इसका नाम दूसरा गोल्जी अपैरेटस भी है, गोल्जी अपैरेटस एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइट। इसलिए इसके बहुत सारे नाम है, राइट, बहुत सारे नाम है किसके, गोल्जी बॉडी के, 3 नाम है। तो इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कुछ, है ना। इस सेक लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, इसमें गोल्जी अपैरेटस में, राइट। ये होता है गोल्जी अपैरेटस का स्ट्रक्चर, राइट। और ये इसके क्या होते हैं, वेसिकल्स, राइट। ये क्या है, वेसिकल्स। और इसका जो फंक्शन रहता है गोल्जी अपैरेटस का, वो फंक्शन रहता है पैकेजिंग। फंक्शन इसका क्या है, फंक्शन है इसका पैकेजिंग। कोई भी मटेरियल रहता है उसकी पैकेजिंग करता है, राइट। ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, कोई भी मटेरियल है उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है, तो इसके जो बेसिकल्स हैं, बेसिकल्स में ही कन्वर्ट हो जाता है, बेसिकल्स बनाता है। और ये जो मटेरियल है, प्रोटीन है या अदर कोई मटेरियल है, उसकी पैकेजिंग करता है, राइट। ये मटेरियल्स की
पैकेजिंग करता है, और जो प्रोटीन्स रहती है प्रोटीन्स में मॉडिफिकेशन करता है ना, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, राइट, प्रोटीन्स, है ना। तो इसका फंक्शन क्या है, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। मॉडिफिकेशन मतलब जो भी प्रोटीन है, प्रोटीन बनने के बाद जो न्यूक्लियस के अंदर बनने के बाद बाहर आती है साइटोप्लाज्म में, तो जो भी उसमें कमियां रहती हैं उसका स्ट्रक्चर अगर अच्छा नहीं होता है तो इसे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देती है क्या, गोल्जी बॉडी, राइट। तो ये होता है स्ट्रक्चर किसका, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का या गोल्जी बॉडी का, है ना। और इसको जो इसके अंदर जो ये रहती है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहती है, इसके बीच में जो स्पेस रहता है उसको ल्यूमेन बोलते हैं, राइट। इसको क्या बोल देते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं, राइट। तो ये हमारा गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर है ना। तो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। और बायोलॉजी का आप अगर ट्राई कीजिएगा स्टडी करने का जो एक तरीका रहता है वो रहता है कि डायग्राम के थ्रू स्टडी करना। आपको थ्योरी कहीं पे भी मिल जाएगी, राइट। अगर आप इसको डायग्राम के थ्रू पढ़ लोगे तो अच्छे से समझ आएगा, और थ्योरी तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, राइट। अब जो हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है वो है हमारा वैक्यूल, वो है हमारा वैक्यूल, राइट। तो चलिए, वैक्यूल का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है कि जो सेल रहती है ना, सेल का ये न्यूक्लियस होता है, राइट। तो इसके अंदर कुछ ऐसा स्पेस रहता है जिसमें ओनली ऑन एयर फिल रहती है, उसमें कुछ नहीं होता है। इस तरीके से जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर रहता है ना, और इसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ एयर भरी रहती है, खाली स्ट्रक्चर रहता है। जो भी मटेरियल होता है तो वो अगर इस सेल के बाहर अगर उसका कोई यूज नहीं है तो क्या है, ये वैक्यूल में चला जाता है, राइट। तो इसकी जो मेम्ब्रेन है, जो वैक्यूल है ना, ये क्या है, वैक्यूल। ये क्या है, वैक्यूल, राइट, वैक्यूल। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है, जिस मेम्ब्रेन का बना होता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, टोनोप्लास्ट, राइट। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि जिस मेम्ब्रेन से वैक्यूल बाउंडेड रहता है तो उसकी मेम्ब्रेन को हम क्या बोल देते हैं, उसको एक स्पेसिफिक नाम है, वो है टोनोप्लास्ट, राइट। टोनोप्लास्ट इज द नेम ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, राइट। तो वैक्यूल का जो फंक्शन रहता है वो है क्या है, स्टोरेज, राइट। वैक्यूल का जो फंक्शन रहता है उसका फंक्शन क्या है, फंक्शन है इसका स्टोरेज, है ना। कोई भी मटेरियल है उसका जो स्टोरेज है वो कहाँ होता है, वैक्यूल में, राइट। और ये प्लांट सेल में इसका स्ट्रक्चर और भी बड़ा होता है। प्लांट सेल में जो वैक्यूल है उसका स्ट्रक्चर और भी बड़ा हो जाता है, जबकि एनिमल सेल में जो वैक्यूल है, वैक्यूल का साइज थोड़ा छोटा होता है, राइट। लेकिन फंक्शन इसका सेम ही होता है, वो है स्टोरेज, राइट। तो ये हुआ हमारा क्या, वैक्यूल, राइट। ये हुआ हमारा वैक्यूल सेल ऑर्गेनल। देन हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल देखते हैं। अब हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल देखते हैं। मोस्ट ऑफ मेन जो हमारे सेल ऑर्गेनल हैं जिनका स्ट्रक्चर थोड़ा हमें समझना जरूरी रहता है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, राइट। इस तरीके से आप बायोलॉजी को डायग्राम के थ्रू स्टडी करने की कोशिश कीजिएगा, राइट। तो आपको बायोलॉजी इजी लगने लगेगी, राइट। अब जो हमारा एक सबसे इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल है वो है हमारा न्यूक्लियस, राइट। न्यूक्लियस के बारे में अभी हम स्टडी कर रहे थे, अभी हम देख रहे थे, जब जिक्र आ रहा था सेल में न्यूक्लियस का, है ना। जब भी आप सेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जरूर बनाएंगे, राइट। तो ये न्यूक्लियस होता है इस सेल का, बोले तो सबसे इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल होता है, राइट। ये होता है, न्यूक्लियस होता है सेल के सेंटर में, है ना। न्यूक्लियस होता है सेल के सेंटर में, और न्यूक्लियस है एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ये न्यूक्लियस है एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड
सेल ऑर्गेनल है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। और इसकी जो मेम्ब्रेन्स रहती हैं वो पोरस रहती है। इसमें इसकी मेम्ब्रेन्स में क्या होता है, इस तरीके से पोर्स रहते हैं, जिससे कि जो मटेरियल है, जो भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एंड साइटोप्लाज्म रहता है सेल का, उसमें ये एक्सचेंज हो सके, इसलिए इसमें क्या पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, माइन्यूट पोर्स रहते हैं, राइट। ये इस तरीके से होता है हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, राइट। ये है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, राइट। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि जो न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, और ये क्या होते हैं, इसके पोर्स रहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स रहते हैं, राइट। तो इनको हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियर पोर्स, राइट। इनको हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। और इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है, न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड भरा रहता है, राइट, जिसमें कि हमारे क्रोमोसोम्स रहते हैं, डीएनए बनता रहता है, आरएनए बनता रहता है, प्रोटीन बनती रहती है। तो इस फ्लूइड को हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट। अभी हमने देखा था न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और इसके अंदर क्रोमोसोम्स रहते हैं, राइट। एंड ये यहाँ पर इसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा गहरी, बहुत ही डार्क कलर की एक बॉडी रहती है, जिसको हम क्या बोल लेते हैं, न्यूक्लियोलस। इसको हम क्या बोल लेते हैं, न्यूक्लियोलस, राइट। ये न्यूक्लियोलस रहता है। एंड इसमें ये क्या होते हैं, इस तरीके से क्रोमोसोम्स भी रहते हैं, क्रोमोसोम्स, राइट। तो क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के बारे में बहुत सारी स्टडी की जा सकती है, राइट, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मेन पार्ट है। जो भी हमारी मेन प्रोसेस चलती हैं वो न्यूक्लियस के अंदर चलती हैं, राइट। एनर्जी का प्रोडक्शन है या अदर फंक्शन है जो डीएनए या जेनेटिक्स से रिलेटेड है, वो सारी क्रियाएं हैं वो न्यूक्लियस में होती हैं। फिलहाल हम इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं एंड इसका फंक्शन देख रहे हैं, राइट। तो अभी हम न्यूक्लियस के बारे में इतना ही स्टडी करेंगे, देन हम नेक्स्ट में स्टडी करेंगे तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम देखेंगे कि डीएनए आरएनए कैसे बनता है। तो वो सारी जो प्रोसेस हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होती हैं, राइट। तो अभी हम इसका ओनली स्ट्रक्चर ही देखेंगे। तो चलिए, अब इसके बाद है कुछ छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं, जैसे कि ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर रहता है, वो होते हैं क्या, हमारा राइबोसोम्स। बहुत सारी जो छोटी छोटी बॉडीज हमें देखने को मिलती हैं, ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर रहता है सेल्स में, राइबोसोम्स होते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है हमारा राइबोसोम्स, है ना। तो ये भी एक मेन इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है। ये सेल का स्ट्रक्चर रहता है, है ना। ये न्यूक्लियस है और इसमें क्या होता है, छोटे ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं। इस तरीके से पूरे जो साइटोप्लाज्म है उसमें डिस्पर्स रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। एक ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, इस तरीके से उसको हम क्या बोल देते हैं, राइबोसोम्स, राइट। ये ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या बोल देते हैं, राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स का मेन फंक्शन है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स का मेन फंक्शन है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस क्या होती है कि जो डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से देन प्रोटीन बनती है। इस तरीके से जो ये इसकी हेल्प से क्या होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है ना। तो इसका मेन फंक्शन है वो है प्रोटीन सिंथेसिस, राइट, प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। तो ये हुआ हमारा स्ट्रक्चर किसका, राइबोसोम्स का, है ना। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा और डायग्राम भी आप साथ साथ में बनाते रहिएगा। देन हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है वो है हमारा लाइसोसोम, है ना। लाइसोसोम जिसको सुसाइडल बैग भी बोला जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, राइट, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, जिसका नाम है लाइसोसोम, है ना। तो सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेल के अंदर क्या होता है, लाइसोसोम, है ना। इस तरीके से छोटे छोटे स्ट्रक्चर रहते हैं। और ये इसमें क्या है, जो भी चीज इसमें आएगी, है ना, किसमें, लाइसोसोम में, जो भी चीज लाइसोसोम के अंदर आएगी
तो वो क्या है, जो भी चीज़ सेल के अंदर आती है, जो लाइसोसोम के अंदर आती है, तो वो क्या होती है, उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स देखने को मिलते हैं, है ना। डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसलिए इसको क्या है, जो भी चीज़ रहती है उसको डाइजेस्ट कर देती है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग बोला जाता है ना, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, राइट, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहती हैं और इस तरीके से जो भी चीज़ है इसके अंदर पहुंच जाती है, कुछ भी चीज़ हो, जो भी चीज़ हो उसको ये डाइजेस्ट कर जाता है ना। तो जो भी चीज़ हो जाती है तो वो ख़त्म हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, सुसाइडल बैग, राइट। तो ये हुआ स्ट्रक्चर हमारा किसका, लाइसोसोम्स का, है ना। आई होप आप ये सारे ना सेल ऑर्गेनल्स के स्ट्रक्चर आप बना रहे होंगे, है ना। और अगर आप स्ट्रक्चर बना के और इसका फंक्शन देखते हैं, है ना, तो आपको ऑलमोस्ट आपका ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, राइट। और लाइसोसोम सारे सेल्स में पाया जाता है ना, सारे सेल्स में पाया जाता है, जैसे कि यूकारियोटिक सेल्स में, है ना, सारी यूकारियोटिक सेल्स में हमें देखने को मिलता है, राइट। देन अदर सेल ऑर्गेनल्स भी हैं, जैसे कि हम देखेंगे बेसिकल्स, जो कि हमने इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा था, है ना। बेसिकल्स जो बनते हैं, जो कि मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसमें क्या है, मटेरियल स्टोर हो जाता है, फिर एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, है ना। तो बेसिकल्स होते हैं। एंड नेक्स्ट है सिलिया होते हैं, फ्लैजेला होते हैं, है ना। जो कि सिलिया इस तरीके से जो सेल्स रहती हैं, सिलिया एंड फ्लैजेला होते हैं, जिससे क्या है, मूवमेंट होता है सेल का। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर रहते हैं, है ना। जो लार्ज होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, फ्लैजेला, है ना। ये पूरी सेल है, सब पूरी सेल्स में पाए जाते हैं, है ना। जो स्मॉल होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, सिलिया। स्मॉल होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, सिलिया। एंड जो लार्ज रहते हैं, लार्ज स्ट्रक्चर जो रहता है, जिससे क्या है कि जो सेल है उसमें मूवमेंट होता रहता है ना। तो सिलिया एंड फ्लैजेला का जो वर्क है वो है मूवमेंट, राइट। तो ये भी हमारे सेल ऑर्गेनल्स में काउंट होते हैं। देन है अदर सेल ऑर्गेनल है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, वो है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है, जैसे कोई सेल है, सेल के दोनों साइड, है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है सेंट्रियोल्स का, जिससे क्या होता है कि जब भी सेल का डिवीजन होता है या फिर सेल है, सेल में साइटोस्केलेटन का वर्क करता है, जैसे कि जो सेल है माइक्रोट्यूब्यूल्स इससे निकलते हैं, जिससे कि हमारी सेल है, सेल रिजिड बनी रहती है ना। तो सेंट्रियोल से ही क्या निकलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, राइट। तो इस तरीके से ये थे हमारी कुछ मेन इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स, राइट। आई होप आप लोगों को ये सारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो समझ में आए होंगे, है ना। तो हमने अच्छे तरीके से अपने सारे सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस किया, है ना, और आपको समझ में भी आया होगा। तो यही थे हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट रहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। इसके अलावा जो सेल है, सेल में कुछ ये जो सारे हमने सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस किया, ये होते हमारे एक्टिव सेल ऑर्गेनल्स, और कुछ होते हैं हमारे इनएक्टिव सेल ऑर्गेनल्स भी रहते हैं, जैसे कि हम देखेंगे फैट्स है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, कोई लेटेक्स है, बैक्स है ना। बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनल हैं उसमें इनएक्टिव भी रहते हैं, है ना, जिसको हम, जैसे प्रोटीन है ना, जो मैंने अभी नाम लिए,
तो उन सबको हम क्या बोल देते हैं, इनएक्टिव सेल ऑर्गन। उन सबको हम क्या बोल देते हैं, इनएक्टिव सेल ऑर्गन। जैसे है ना, जैसे मैंने अभी बोला आपसे, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, राइट, एंड लेटेक्स, एंजाइम्स, राइट, वैक्स। इस तरीके से बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि इनएक्टिव होते हैं, इनएक्टिव रहते हैं। तो इन सारे सेल ऑर्गेनल्स को हम क्या बोल देते हैं, इनएक्टिव सेल ऑर्गेनल्स। और जिनको हमने अभी स्टडी किया डायग्राम के थ्रू, वो कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं, वो हैं यूकारियोटिक सेल में एक्टिव सेल ऑर्गेनल्स, है ना, जो कि जिसमें बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, वो उनको हम क्या बोल देते हैं, एक्टिव सेल ऑर्गेनल्स, राइट। तो चलिए फिर, है ना, आज हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है आज की क्लास में, जिसमें हमने अभी स्टडी किया सेल ऑर्गेनल्स को, राइट। हमने स्टडी किया सेल ऑर्गेनल्स को, जिसको हम एक बार देख लेते हैं, नाम देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। स्ट्रक्चर डायग्राम तो आपने बना ही लिया होगा और फंक्शन भी आपने इनका नोट कर लिया होगा, राइट। तो चलिए हम एक एक करके अभी इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला है प्लास्टिड, देन हमने देखा क्या, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंड राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट, एंड नेक्स्ट है हमारा वैक्यूल, है ना, जिसका वर्क रहता है कि कोई भी चीज़ है जो सेल में, उसको स्टोर कर लेना, जो कि अननेसेसरी है, उसका कोई यूज़ नहीं है ना, जिसको सेल से बाहर निकालना है, तो वो वैक्यूल में चली जाती है, राइट। एंड न्यूक्लियस। इस तरीके से हमने बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स को स्टडी किया, उनका स्ट्रक्चर देखा एक प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है, और इसके फंक्शंस को देखा। और ये जो सारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं जो प्रॉपर तरीके से पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं यूकारियोटिक सेल में, राइट, वो पाए जाते हैं यूकारियोटिक, जो यूकारियोटिक सेल्स रहती हैं, राइट, जो यूकारियोटिक सेल्स रहती हैं उनमें हमको देखने को मिलता है वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स, राइट, वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स। जबकि जो प्रोकार्योटिक सेल रहती है उसमें तो हमें प्रॉपर तरीके से जो प्लास्टिड है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स एंड न्यूक्लियस, इनका स्ट्रक्चर है वो समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि इसमें जो ये जो सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, राइट, वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, राइट। तो फिर चलिए आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करते हैं, है ना। और अब हम आने वाली क्लास में इस तरीके से आपको सारे लेक्चर्स मिलते रहेंगे, है ना, इस तरीके से आपको सारे लेक्चर्स मिलते रहेंगे। और आप ये जो क्लास हो रही है ये हमारी समीक्षा इंस्टीट्यूट पर हो रही है, राइट। तो आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिएगा। और कोई भी डाउट क्वेरी होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग जाके बताइएगा ज़रूर। आपको जो भी आपका डाउट रहेगा आपको
क्लियर किया जाएगा, राइट। जो भी मैंने अभी आपको समझाया या फिर कोई अदर टॉपिक है जो भी आपको समझ में नहीं आता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं, राइट। आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।